नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बाइनरी ऑपरेशन को शुरू कर दिया था और उसमें हमने पढ़ा था कि बाइनरी ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा और कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। मतलब संक्रिया दे रखी थी, उसमें से द्विचर संक्रिया है या नहीं, ये चेक करना पड़ा हमने। फिर हमने पढ़ा कि कोई भी संक्रिया वो क्रम विनिमय है या नहीं। फिर हमने कोई संक्रिया वो साचरीय है या नहीं, ये चीजें हमने पढ़ी अभी। ठीक है, अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संक्रिया। कोई भी आपको संक्रिया दी हुई मिलेगी और उस संक्रिया के लिए उसका तत्समक अवयव विद्यमान है तो वो कौन सा है और विद्यमान होगा या नहीं होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी संक्रियाओं के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो, अगर विद्यमान है तो उसको अपने को निकालना है। ठीक है, फिर इनवर्स यानी प्रतिलोम अवयव यानी कोई संक्रिया है, उस संक्रिया के आधार पर कोई भी अवयव देगा, उस अवयव का प्रतिलोम अवयव अगर निकालना है, अगर विद्यमान हो तो निकालें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे तत्समक अवयव की और प्रतिलोम अवयव की। देखो क्या है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी दो एलिमेंट लें किसी भी सेट से, जैसे मान लो हमने ए से दो एलिमेंट लिए और हमने किया कि ए ऑपरेशन बी, जो ए और बी में कोई संक्रिया है। ठीक है, और ये भी किस में बिलोंग कर रही थी, ए में बिलोंग कर रही थी, द्विचरीय संक्रिया थी। यानी संक्रिया के द्विचर संक्रिया होने के लिए क्या था कि ए और बी हमने दो एक एलिमेंट लिए और फिर उनके अंदर संक्रिया करवाई। संक्रिया करवाने के बाद में जो राशि प्राप्त होती है वही, यानी जो एलिमेंट हमें मिलता है संक्रिया करवाने के बाद में, वो अगर ए में है तो वो संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था इसमें क्रम विनिमय संक्रिया, तो ए ऑपरेशन बी और अगर बी ऑपरेशन ए बराबर हो तो वो क्रम विनिमय होती है। फिर सहचार्य, उसके लिए क्या देखा था कि ए ऑपरेशन बी यानी ए का बी से ऑपरेशन करवाओ फिर सी से करवाओ, और एक बी का सी से ऑपरेशन करवाओ और फिर ए से करवाओ। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये संक्रिया सहचारी संक्रिया है। ठीक है, अब बात आती है अपनी कि भाई किसी भी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव निकालना। तत्समक अवयव देखो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई सेट है ए, ठीक है, इसमें से हमने ए को एलिमेंट लिया। ठीक है, ए और ई दो एलिमेंट लेते हैं अपन ए से। ठीक है, अब देखो अगर हम ए ऑपरेशन ई करें, ए ऑपरेशन ई करो चाहे ई ऑपरेशन ए करो, ठीक है, ये दोनों बराबर आए और दोनों किसके बराबर आए, ए के बराबर आए। मतलब अगर ए की संक्रिया ई से करवाए या ई की संक्रिया ए से करवाए, अगर इनका मान ए के बराबर है तो उस स्थिति में ई जो है वो तत्समक अवयव कहलाएगा। तत्समक अवयव क्या होगा, यानी किसी भी संक्रिया के लिए दिए गए समुच्चय में से कोई भी अवयव उठाएं और उसकी किसी ऐसे अवयव से संक्रिया करवाएं कि संक्रिया करवाने के बाद में स्वयं अवयव आ जाए। तो जिस संक्रिया से जिस अवयव से हम संक्रिया करवा रहे हैं वो किसी भी अवयव से संक्रिया करे वापस वही अवयव दे दे, तो इसका मतलब वो जो अवयव है किसी भी के साथ भी संक्रिया करने के बाद में वापस वही अवयव देते हैं। जो अवयव किसी के साथ संक्रिया करके और वही अवयव देता है, इसका मतलब वो अवयव तत्समक अवयव है। जैसे मान लो कि हमने ए लिया, ए के साथ ई की संक्रिया करें वापस ए आ गया। अगर हम बी की संक्रिया ई से करवाए तो वापस बी आ जाए, सी की संक्रिया ई से करवाए तो वापस सी आ जाए। तो उस स्थिति में ये जो ई जो है ये इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योग के लिए तत्समक अवयव 0 होता है। जैसे मान लो दो में हम क्या जोड़ेंगे, वापस 2 आ जाए तो 0 तो जोड़ेंगे। -1 में क्या जोड़ेंगे, वापस 0 आ जाए, वापस -1 आ जाए तो 0 जोड़ेंगे। तो योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 होता है, यानी योज्य तत्समक जो है वो 0 होता है। ये बात अपन छोटी क्लास में पढ़ के गए हैं कि एडिटिव इनवर्स जो है वो 0 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से गुणन तत्समक क्या होता है कि किसी भी संक्रिया को अगर किसी भी अवयव को कोई ऐसी संख्या से गुणा करो कि वापस वही संख्या आ जाए। अब 2 को किससे गुणा करके 2 ही आ जाए तो 1 से करना पड़ेगा। 3 कोई संख्या हमने जैसे 5 ली, 5 को किससे गुणा करेगी वापस 5 ही आ जाए तो 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 जो है ये क्या हो गया, गुणन तत्समक हो गया। ये 0 क्या हो गया, योज्य तत्समक हो गया। तो तत्समक अवयव क्या हो गया कि किसी भी तत्समक अवयव जो वो किसी भी अवयव से संक्रिया करेगा लेकिन अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, वापस वही अवयव आ जाएगा। ठीक है, यानी तत्समक अवयव तो हमेशा गायब ही रहेगा। तत्समक अवयव जो किसी भी अवयव के साथ संक्रिया करेगा अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, जिसके भी साथ संक्रिया करेगा उसी उसका जो प्रोटीन आपका संक्रिया करने के बाद में
ऑपरेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो वापस वही अवयव देगा। ठीक है, जैसे 2 से संक्रिया करी 0 ने 2 आ गया, -1 से संक्रिया करी 0 ने 1 -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 0 क्या हो गया, योज्य तत्समक हो गया। यहाँ 1 देखो 2 से संक्रिया कर रहा है वापस 2 आ गया, 1 5 संक्रिया कर रहा है वापस 5 आ गया, मतलब 1 का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास संक्रिया दी होगी और उस संक्रिया के अंदर हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई अवयव ऐसा विद्यमान हो जाएगा ई जो किसी भी अवयव के साथ संक्रिया करके वापस वही अवयव देता है, तो ये ई जो है वो क्या कहलाएगा, उस संक्रिया का तत्समक अवयव कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर ये ई जो है ना, ये किस साइड है, दाएं साइड है, तो इसको हम बोलते हैं दक्षिण तत्समक अवयव, दक्षिण तत्समक अवयव। ठीक है, यानी कि अपना राइट आइडेंटिटी है, राइट आइडेंटिटी। ठीक है, और ये जो है ये कौन सा होगा अपना वाम तत्समक, वाम तत्समक बाई साइड है तो वाम तत्समक। ठीक है, हालांकि ये नहीं पूछेगा अपने से कोई भी, अपने से पूछेगा कि वो संक्रिया दी होगी और उस संक्रिया के लिए हमें तत्समक अवयव निकालना है। तो तत्समक अवयव निकालने के लिए अपने क्या करना है, जो भी संक्रिया दे रखी है उसमें एक अवयव तो ए ले लेंगे, दूसरा अपन ई ले लेंगे। ठीक है, और ए से ई की संक्रिया करवाएंगे, वापस ए आ जाना चाहिए, तो ई जो वो एक तत्समक अवयव होगा। ठीक है, कंपेटिशन लिहाज से यहाँ वाम दक्षिणी तत्समक और वाम तत्समक जो है वो अगर ये दोनों बराबर आएंगे ना तभी ई का एग्जिस्ट होता है, नहीं तो फिर ये कहते हैं कि अगर ये ए ऑपरेशन ई बराबर ए आता है या ई ऑपरेशन ए बराबर, अगर इसके बराबर आ गया तो इसके बराबर तो ये आ गया, लेकिन इसके बराबर ए नहीं आए तो उस समय कहेंगे कि इसका दक्षिण तत्समक जो है वो विद्यमान है। अगर ये और ए के बराबर आता है, ये इसका मान जो ए के बराबर नहीं आता। ठीक है, तो उस स्थिति में कहेंगे कि इस संक्रिया का वाम तत्समक अवयव विद्यमान है। ठीक है, लेकिन हम 12th क्लास की बुक के अंदर केवल हमें इतना ही करना है कि हमें तत्समक अवयव ढूंढना है। तो तत्समक अवयव ढूंढने के लिए अपने को यहाँ दक्षिण तत्समक और वाम तत्समक की कोई चर्चा नहीं है, सीधा मतलब सारी संक्रिया ऐसी हैं जिसमें दक्षिण तत्समक अवयव और वाम तत्समक अवयव जो है वो बराबर आएंगे और अपने को सीधा तत्समक अवयव मिलेगा। ठीक है, लेकिन कंपटीशन के अंदर इन चीजों के अंदर कई बार अंतर होता है, तो उस स्थिति में हमें दोनों निकालने पड़ते हैं। अगर दोनों बराबर आते हैं तब कहते हैं कि भाई ई इसका तत्समक अवयव हो गया। अगर एक मिलता है तो फिर ये कहते हैं, जैसे अगर ये मिलता है तो हम ये कहते हैं कि दक्षिण तत्समक विद्यमान है, अगर ये मिलता तो हम ये कहते हैं कि वाम तत्समक विद्यमान है। ठीक है, फिर आता है अपना प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव में क्या करेंगे कि कोई संक्रिया अपने को दे रखी है और हमें ये पूछ रहा है कि ए कोई अवयव है किसी सेट ए का। ठीक है, और इसका प्रतिलोम अवयव अपने को निकालना है। प्रतिलोम अवयव जैसे मान लो कि मैं इसका प्रतिलोम अवयव बी मान लेता हूँ कि बी इसका प्रतिलोम अवयव है। ठीक है, अगर हम ए की संक्रिया करवाएं बी से या बी की संक्रिया करवाएं ए से, तो वापस अपने पास ये जो है वो ई आ जाना चाहिए, यानी तत्समक अवयव आ जाना चाहिए। ए की संक्रिया बी से करें तो ई आ जाना चाहिए, या बी की संक्रिया ए से करें तो ई आना चाहिए, तत्समक अवयव आना चाहिए। तो उस स्थिति में बी जो है वो ए का तत्समक अवयव कहलाएगा। ठीक है, यानी ए कोई अवयव था, इसका तत्समक, सॉरी गलत बोल गया मैं, ए जो है इसका प्रतिलोम अवयव अपने को ढूंढना है, इनवर्स ढूंढना है। तो ए का इनवर्स हमने मान लिया कि बी है। अगर हम ए की संक्रिया बी से करवाएं, ए की संक्रिया बी से करवाएं या बी की संक्रिया ए से करवाएं तो वापस से ई आता है, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि ए का इनवर्स जो वो बी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी संक्रिया के लिए अगर इनवर्स निकालना है तो हम इसी तरीके से ए को एलिमेंट लेंगे। ठीक है ना, अब ये जरूरी नहीं है कि देखो एक संक्रिया के लिए कोई भी एक सेट होगा, उस सेट के अंदर तत्समक अवयव जो वो तो एक ही मिलेगा, तत्समक अवयव तो एक ही मिलेगा। लेकिन कोई भी सेट दे रखा, उस सेट के अंदर अगर इनवर्स की बात करें तो इनवर्स जो है वो सभी अवयव जो सभी अवयवों का इनवर्स मिल सकता है। मतलब इनवर्स एक अवयव का तो एक इनवर्स होगा, जैसे मान लो ए का इनवर्स तो एक इनवर्स होगा, जैसे यहाँ ए का इनवर्स बी हो गया। लेकिन अगर कोई दूसरा अवयव बी है तो उसका भी इनवर्स मिले, तीसरा अवयव सी है उसका भी इनवर्स मिले, चौथा अवयव डी है उसका भी इनवर्स मिले, तो सभी का इनवर्स मिल भी सकता है और नहीं भी। कहने का मतलब ये कि एक अवयव का एक इनवर्स होता है। रही बात तत्समक की, एक संक्रिया के लिए एक ही तत्समक अवयव होता है, मतलब संक्रिया के लिए तत्समक अवयव अद्वितीय होता है और संक्रिया के लिए किसी भी अवयव का प्रतिलोम भी अद्वितीय होता है। ठीक है, अब बात आती है अपनी कि गुणन प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब योग के लिए प्रतिलोम क्या होगा, जैसे मान लो अपने पास 2 आ गया, अब 2 में हम क्या जोड़ें कि अपने पास 0 आ जाए, क्या जोड़े, -2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, -3 इसमें क्या जोड़ें कि अपने पास 0 आ जाए,
तो हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का योज्य प्रतिलोम -2, -3 का योज्य प्रतिलोम 3। इसी प्रकार से कोई भी संख्या है उसका अगर योज्य प्रतिलोम निकालना तो उसका चिन्ह बदल दो। ये तो मतलब हुआ कि 2 का -2 हुआ, -3 का 3 हुआ। इसी प्रकार से -5 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, +5 होगा। ठीक है, फिर आता गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम जैसे मान लो 5 है तो 5 को किस संख्या से गुणा करेंगे हमारे पास 1 आ जाए, तो 1/5 से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि 1/3 है, इसको किस से गुणा करें कि हमारे पास 1 आ जाए, तो 3 से करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का गुणन प्रतिलोम 1/5, 1/3 का गुणन प्रतिलोम 3, या 3 का गुणन प्रतिलोम 1/3। ठीक है, दोनों बात सही है। इसी प्रकार से अगर -1/5 है तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि -1/5 को किसने से गुणा करेंगे वापस 1 आ जाए। इसी प्रकार से -3 का -10 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो -1/10 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, -10 को -1/10 से गुणा करें तभी तो 1 आएगा, तो ये इसका गुणन प्रतिलोम हो गया। ठीक है, अब देखो हमें संक्रिया दे रखी है, उन संक्रियाओं की सहायता से हमें गुणन प्रतिलोम सॉरी आपके प्रतिलोम और आपका तत्सम का जो है वो निकालने हैं। देखो एक क्वेश्चन तो अपना ये देखो, पहले 6 का क्वेश्चन नंबर 6 जो बुक का वो दे रखा है। 6 के क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इसमें कई बार पूछ रखे हैं। 6 के क्वेश्चन में अपने कह रहा है कि ए ऑपरेशन बी जो है ना वो क्या डिफाइन है, ए ऑपरेशन बी बराबर है ए व बी का एलसीएम, ए व बी का एलसीएम। ठीक है, और ये जो ए और बी है वो किस में है, यानी ए और बी जो वो एन में है, मतलब सेट जो है ना वो एन दे रखा अपने को। ठीक है, अब पहला तो देखो इसमें क्या कह रहा है वो चीज निकालो। पहले कई पार्ट दे रखे इसमें। पहला अपने को कह रहा है कि आपको निकालना है 5 ऑपरेशन 7, ये निकालना है 5 और 7 की संख्या निकालनी है। तो 5 और 7 की संख्या मतलब क्या होगी, 5 व 7 का एलसीएम। 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 35। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा पार्ट पूछ रहा है इसी में एक और है, एक फर्स्ट पार्ट में कि 20 और 16 का एलसीएम। तो 20 व 16 का एलसीएम क्या आएगा, 20 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, जो भी एलसीएम आएगा वो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 80 आएगा। इनका एलसीएम निकाल के देख लेंगे। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, एक एलसीएम तो निकालना आता है सभी को। अब देखो क्या संक्रिया क्रम विनिमय है, तो संक्रिया क्रम विनिमय के क्रम विनिमय के लिए क्या चेक करेंगे, ए ऑपरेशन बी तो यही, फिर हम निकालेंगे बी ऑपरेशन ए। तो क्या आएगा, बी व मतलब दोनों का एलसीएम है ना, बी व ए का एलसीएम। अब चाहे ए व बी का एलसीएम निकालो चाहे बी व ए का एलसीएम निकालो, दोनों की बात बराबर ही है। चाहे तो ए व बी का एलसीएम निकालो चाहे बी व ए का एलसीएम निकालो, बात ही का एलसीएम। ठीक है ना, ए व बी का एलसीएम निकालो चाहे बी और ए का एलसीएम निकालो, दोनों चीजें एक ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑपरेशन ए जो वो किसके बराबर है, ए ऑपरेशन बी के बराबर, मतलब संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक है, फिर अपन चेक करेंगे इसको सहचारी। अगले में दे रखा है कि क्या संक्रिया सहचारी है, देखो एसोसिएटिव है। देखिए हम क्या करेंगे कि हमने ए बी तो है, तीसरा एलिमेंट और लेते हैं कि ए बी सी 3 एलिमेंट लेते हैं, कहां से, एन से लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि ए ऑपरेशन बी और फिर ऑपरेशन करें सी का। तो ये देखो इन दो में क्या है कि ए व बी का एलसीएम, ये तो इन दोनों में ए और बी में संक्रिया क्या है, ए और बी का एलसीएम और फिर ऑपरेशन सी। अब देखो ये क्या है, ए और बी दो है, इनका एलसीएम आएगा और फिर उसकी संक्रिया करवाने सी से। मतलब ये हुआ कि ए बी सी का एलसीएम, तीनों का एलसीएम तो आएगा भाई, या तो ए और दो संख्या का एलसीएम हो गया, और ये संक्रिया वो क्या बता रही है कि इसका और इसका एलसीएम होगा। तो दो संक्रिया तो ये है रेखीय 3, तो तीनों संख्या का एलसीएम तो होगा, तो ये क्या जाएगा, ए बी सी का एलसीएम आ गया। इसी प्रकार से ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी अगर निकालें तो वो क्या आएगा, ए ऑपरेशन और ये क्या होगा, बी व सी का एलसीएम, और इसको क्या लिख सकते हो, ए बी सी का एलसीएम। मतलब तीनों संख्या का एलसीएम, चाहे ए बी सी का एलसीएम निकालो चाहे बी ए सी का एलसीएम निकालो, सभी बराबर ही आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के बराबर है। इसका मतलब सहचारी है।
अब देखो अगर इनमें संख्या में अगर दिक्कत आए ना, भाई हमें क्या ए बी सी ले रहे हैं, तो ए बी सी जो है ना हमें पता नहीं है कि भाई ये ए बी सी, हो सकता है दिमाग में आ जाए कि ए बी सी का एलसीएम अलग आएगा फिर सी का क्या, हालांकि सही है बात ये, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि आप एक काम करो कि अगर सहचारी चेक करना हो ना तो तीन अवयव 2 3 और 4 ले लिया करो, 2 3 और 4। अगर आपके पास कोई भी सेट जैसे इसमें एन में 2 4 2 3 4 हैं, ठीक है, रियल नंबर का सेट हो तो उसमें भी मिल जाएंगे, जेड का सेट हो तो उसमें मिल जाएंगे, ठीक है, रेशनल नंबर का सेट हो तो उसमें मिल जाएंगे, मतलब ये कि लगभग सभी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि 2 3 4 संख्या लेकर के अब चेक करना। देखो अगर हम 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये कितना आएगा कि 2 और 3 का एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, और फिर इसकी संख्या करवाए 4 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 और 6 का एलसीएम, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा 12, ठीक है। फिर अगर आप इसमें निकालोगे, किसमें, हाँ ये निकाला हमने। अब देखो इसमें क्या हो गया कि ए ऑपरेशन क्या 2 था ना, 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4, क्या आएगा 2 ऑपरेशन 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, और 12 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 12। देखो देखो दोनों बराबर आ रहा है। तो साचरी चेक करना हो ना, कोई भी संख्या दे रखी है और उसको साचरी चेक करना हो तो आप 3 संख्या ए बी सी की जगह पर 2 3 4 ले लिया करो, ए बी सी की जगह पर कितना लेना है 2 3 और 4 ले लिया करो, ठीक है। और क्रमबिन्नी में चेक करनी हो ना तो उसके लिए 2 और 3 लगभग सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। ए और बी की जगह 2 और 3 ले लिया करो, क्रमबिन्नी में चेक करना हो तो 2 और 3 ले लिया करो, और साचरी चेक करना हो तो 2 3 4 ले लिया करो, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है इसमें, कई पार्ट है इसमें। अगला पार्ट पूछ रहा है अपने को कि एन में संक्रिया का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। अगर एन में संक्रिया का कोई तत्समक अवयव है तो वो निकालना है। देखो हमारे पास ए ऑपरेशन बी क्या है कि ए व बी का एलसीएम, ये तो है संक्रिया, तो यही डिफाइन है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया कि एक एलिमेंट ले लिया ई जो कि एन में विद्यमान है, एक बार हमने मान लिया, ठीक है ना, क्या ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं कि भाई एक अवयव ई है वो एन में विद्यमान है। अब देखो ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए ये हम निकालें तो क्या आएगा ए व ई का एलसीएम, ठीक है, ए व ई का एलसीएम। अब देखो यहां ई की जगह हम क्या लें कि सॉरी ये आएगा अपना ए ऑपरेशन ई चाहे ई ऑपरेशन ए, क्या आना चाहिए, मतलब तत्सम अवयव क्या था कि किसी भी अवयव के साथ भी संक्रिया करवाए खुद अवयव आएगा, तो ए की ई से संक्रिया करवाए तो ए आना चाहिए, चाहे ई की ए से संक्रिया कर तो भी ए आएगा, ठीक है। अब ये चीज क्या है, देखो मैं पहले इसको लेके चल रहा हूं, ठीक है, दोनों बराबर आएगा, अर्थात हमारे पास क्या हुआ कि ए ऑपरेशन ई बराबर क्या है ए है, और ये चीज क्या है ए व बी का ए व ई का एलसीएम, और वो किसके बराबर आएगा ए के बराबर आएगा। क्या होता है कैसा कि ए और ई का एलसीएम ए कब आएगा, इस ए का क्या मान ले कि एलसीएम हर बार ए ही आए। अब देखो हर बार की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मान लो अगर आप ये सम संख्या बड़ी ले लो और ये सम संख्या छोटी ले लो, जैसे यूं कहूं कि आगे वाली जो संख्या ना वो अगर ई है वो ए की भाजक हो, मतलब ए के अंदर ई का अगर भाग पूरा पूरा जा रहा हो तो उस स्थिति में ए एलसीएम आ सकता है। जैसे मान लो आपने ए बराबर 4 ले लिया, ई बराबर 2 ले लिया, तो यहाँ ए 4 और 2 की अगर हमें संख्या करवाएं तो क्या आएगा 4 ही आएगा भाई, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही तो आएगा, ठीक है। लेकिन सभी के लिए जरूरी है, अगर आप यही कहो कि भाई 4 और 3 ले तो 4 और 3 ले तो फिर कितना हो गया 12 हो गया, 4 तो नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि हमें तो ई एक ऐसा अवयव चाहिए जो किसी से भी इसकी संक्रिया करवाए वापस से यही आए, ठीक है। तो देखो क्या हो सकता है अगर हम ई बराबर 1 लें, ई बराबर 1 लें, यानी यहाँ ई बराबर कितना ले लें 1, तभी संभव है चीज। अगर ई बराबर 1 लेंगे तो 1 का तो आप किसी के साथ एलसीएम निकालो स्वयं संख्या ही आएगी। अगर आप 50 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो भी 50 आएगा, अगर आप 2 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो भी 2 आएगा, और अगर आप 10 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो भी 10 ही आएगा। मतलब एक जो है ना वो किसी भी संख्या को मतलब प्रभाव नहीं डालेगा। तो यहाँ तत्सम का अवयव कितना हो गया 1 हो गया, इस संख्या के लिए तत्सम का अवयव कौन हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पर तत्सम का अवयव क्या हो गया
यानी संक्रिया का तत्समक अवयव अवयव क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, अब देखो आगे और भी कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि आपको क्या देखना है कि एन के कौन से अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, नहीं इस संक्रिया के लिए कौन से अवयव व्युत्क्रमणीय, इसका मतलब इस संक्रिया के लिए कौन से अवयवों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, प्रतिलोम विद्यमानों का ये चेक करना है। व्युत्क्रमणीय मतलब क्या होगा कि वो अवयव व्युत्क्रमणीय होगा जिसका प्रतिलोम विद्यमान हो। ठीक है, अब देखो हम एक काम करते हैं कि मानना ए कोई अवयव लिया हमने, ठीक है ना, ए का प्रतिलोम बी है, हमने मान लिया, एक बार हमने मान लिया कि ए का प्रतिलोम बी है, तो ए ऑपरेशन बी अगर हम निकाल लें तो क्या आएगा, प्रतिलोम अवयव के लिए क्या आएगा भाई, इस संक्रिया का तत्सम अवयव आएगा। अगर ए बी का प्रतिलोम है तो अगर ए की बी से संक्रिया करवाएं तो तत्सम अवयव आएगा, या यूं कह दो कि बी ऑपरेशन ए करें तो भी क्या आएगा, तत्सम अवयव आएगा। अब तत्सम अवयव कौन है, यहाँ ए ऑपरेशन बी बराबर कितना दे रखा है तत्सम अवयव, तो यहाँ एक दे रखा है ना, अभी निकाला था अपन ने तत्सम अवयव एक। अब देखो ये क्या है, ए व बी का एलसीएम बराबर एक। अब वही बात आ गई कि यहां इस ए का, भाई बी तो कौन है, इनवर्स है, इसका तो मान अपने निकालना ही है, ठीक है ना, बी तो कौन है, इनवर्स है ए का, इसका मान तो अपने निकालना है, मतलब बी का तो मान अपने पूछा है। अब देखो कह रहा है कि ए की जगह हम क्या लें कि अपने पास एक आ जाए, ए की जगह हम क्या लें कि अपने पास एक आ जाए। अब देखो या अगर हम देखें तो ए और बी का एलसीएम एक कब आ सकता है, ए और बी का एलसीएम एक तभी आ सकता है तो दोनों ही अवयव क्या हो, एक एक हो, भाई ए का मान भी एक हो और बी का मान भी एक हो, तभी तो आएगा। ठीक है, मतलब ए और बी का एलसीएम एक है, तो ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब ए बराबर एक हो और बी बराबर एक हो, मतलब एक और एक का एलसीएम निकालो तभी तो एक आएगा, अगर एक से बड़ी संख्या ले लो तो एलसीएम बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक कौन है, बी तो क्या माना हमने, इनवर्स माना ना, तो बी तो इसका इनवर्स हो गया, किसका, एक का इनवर्स हो गया। अब एक जो है उसका इनवर्स विद्यमान है, भाई एक का इनवर्स एक है, क्योंकि इनवर्स है तभी तो एक आया आगे, भाई तत्सम का भी तभी तो आया, तो ए का इनवर्स कौन हो गया, एक हो गया। इसके अलावा आपको ए का और कोई ए और बी के ऐसे कोई मान नहीं मिलेंगे जिनकी संक्रिया करवाओगे, यानी उनका एलसीएम निकालोगे एक आएगा, ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेंगी। तो यहाँ कौन हो गया, ए बराबर एक हो गया, बी बराबर भी एक हो गया। अब अर्थ क्या निकला यहाँ कि ए हमने माना था, इसका प्रतिलोम कौन, बी, ए का प्रतिलोम कौन हो गया, मतलब एक का प्रतिलोम एक हो गया। ठीक है, तो प्रतिलोम किसका निकला, एक का, तो यहां पूछा था व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव, तो कौन होगा व्युत्क्रमणीय अवयव, एक होगा। और अगर इसका व्युत्क्रम पूछता, इसका व्युत्क्रम पूछता तो भी कितना होता, एक होता, तो व्युत्क्रमणीय अवयव तो ये होगा क्योंकि इसका इनवर्स विद्यमान है। और अगर ये पूछता कि इस संक्रिया के लिए एक का व्युत्क्रम क्या हुआ, तो एक का व्युत्क्रम कितना हुआ, यानी एक का प्रतिलोम कितना हुआ, एक ही होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न था अपना एक। और देखो आगे देखो 7 का प्रश्न जो है ना, उसमें तो मेजर है, उसमें तो खाली चेक ही करना कि द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं, ये तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। ठीक है ना, द्विआधारी संक्रिया की डेफिनेशन का दे दिया ये कि एक सेट दे रखा आपको 1 2 3 और 4 5। ठीक है, और कह रहा है कि ए ऑपरेशन बी जो है वो क्या है, ए व बी का एलसीएम। तो कह रहा है कि ये द्विआधारी संक्रिया है कि ये चेक करो। तो देखो द्विआधारी संक्रिया कब होगी, जब ए और बी हम ए से ले और उनकी संक्रिया करवाएं तो वापस ए में आ जानी चाहिए, तभी द्विआधारी संक्रिया होगी। देखो हम क्या कर रहे हैं कि 3 और 4 दो में भी लिए हमने ए से ले लिए, हमने 3 और 4 की संक्रिया करवाई, तो 3 और 4 की संक्रिया कितनी है, मतलब 3 व 4 का एलसीएम। अब 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। क्या 12 ए में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ये संक्रिया जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है ना, बस इतना करना है इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन दे रखा है कि ए ऑपरेशन बी, वही ए के ऊपर एन के ऊपर डिफाइन है, ए ऑपरेशन बी बराबर दे रखा है
कि ए तथा बी का HCF एक संक्रिया दे रखी है, क्या ये क्रम विनिमय है, क्या ये सहचारी है? एन में इस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्सम का अस्तित्व बताओ कितना होगा। अब देखो सबसे पहले तो इसको क्रम विनिमय चेक करेंगे। तो क्रम विनिमय चेक करने के लिए मैंने बता दिया कि चाहे ए और बी का ऑपरेशन करोगे मतलब ए तथा बी का HCF, और चाहे बी ऑपरेशन नहीं करो तो बी तथा ए का HCF दोनों बराबर ही आएंगे, मतलब क्रम विनिमय है ही। सहचर्य के लिए क्या करोगे कि ए और बी का HCF और फिर उसका जो आएगा उसका सी के साथ HCF निकालोगे तो क्या आएगा, ए बी सी का HCF ही आएगा, मतलब जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ना उसी तरीके से। फिर इसके लिए मैंने उदाहरण के लिए आपको बताई थी कि अगर आप ए बी सी ऐसी संक्रिया बोले ए बी सी का मान 2 3 4 लेकर के कर लिया करो, ठीक है। तो ये यहां तक का मैं छोड़ रहा हूं, यानी क्रम विनिमय हो जाएगा, सहचारी हो जाएगा। अब आता है अपना आगे, इससे अगला जो बात मेन चीज है वो ये है कि क्या एन में इस द्विआधारी संक्रिया का तत्सम का अस्तित्व है क्या, मतलब एन के अंदर, और कह रहा कि इस संक्रिया के लिए तत्सम अविद्यमान है क्या, ठीक है, वो चेक करना है। देखो लेट कोई एलिमेंट हमने ए लिया जो कि एन में विद्यमान है, ई कौन है, एक तत्सम अवयव है, वो हमने मान लिया कि वो एन के अंदर विद्यमान है, एक बार मानना है, ठीक है। अब देखो ए ऑपरेशन ई अगर करें हम या तो ए आए, और चाहे ई ऑपरेशन ए करो तो भी क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। अब देखो ए ऑपरेशन ई मतलब ए तथा ई का HCF, और वो किसके बराबर आए, ए के बराबर आए। ये चीज संभव कब है, ए तथा ई का HCF ए आए, कब संभव है? ई का मान क्या ले सकते हैं, ई का मान या तो ए आए, भाई ई का मान या तो ए आए, या ई का मान ए का कोई को गुण जाए, जैसे 2 ए 3 ए 5 ए 10 ए इस प्रकार से। लेकिन सभी ए के लिए, ई के सभी मानों के लिए तो नहीं है, क्योंकि एक भाई ए तथा ई का HCF ए तभी आ सकता है जब ई का मान या तो ए हो, या 2 ए हो, या 3 ए हो, या 4 ए हो, 5 ए हो, 6 हो, 6 ए हो, या ए स्क्वायर हो, ए की बात 3 हो, ए की बात 5 हो, ए की बात 10 हो, तभी जो है वो इसका HCF ए आ सकता है। लेकिन इसके अलावा तो नहीं आएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले, इन्हें संभव नहीं है, सभी ए के लिए संभव नहीं है, सभी ई के लिए सभी के लिए संभव नहीं है। देखो ए बिलोंग्स टू एन के लिए संभव नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो तत्सम का जो है ना वो एक संक्रिया का एक ही होता है, ठीक है। अगर जैसे मान लो यहाँ ए के लिए अगर हम ये कह भी दें कि ई का मान अगर ए ले लें तो ये इस संक्रिया के लिए, मैं देखो उदाहरण से बताऊंगा अभी देखना। हमने देखो एक संख्या ले ली 2 और एक हमने ले लिया कि इसका तत्सम का जो है ना अपनी तरफ से मान लिया कि भाई एक मान लिया, ई बराबर, चलो यहाँ ए बराबर तो लेते हैं 2 और ई बराबर लेते हैं 1, ठीक है। तो देखो 2 संक्रिया एक अगर हम करें तो क्या आएगा, 2 व 1 का HCF, क्या 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या 2 नहीं आ रहा। हाँ अगर ई बराबर 2 लें तो ये संभव है, ये संभव है, तो 2 HCF आ जाएगा इसका, ठीक है ना। लेकिन वही बात है कि ए के अंदर जो है ना वो अभी सॉरी एन के अंदर ए भी है बी भी है, अगर यहाँ 3 ले ले तो उस समय ई भी चेंज हो जाएगा, उस समय जो है ना अगर 2 का, अगर हम 2 की जगह 3 करें तो 3 और 2 का HCF निकालोगे ना तो 3 और 2 का HCF जो है वो कितना आ जाएगा, 3 व 2 का HCF आ जाएगा, उस समय आ जाएगा 1, और आना कितना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, आना चाहिए था 3, भाई आ तो रहा है 1 और आना चाहिए था 3, ठीक है ना। तो यहाँ ई का मान अगर ए लिया तो ई का मान 2, ई का मान कितना आएगा, फिर उस स्थिति में ई का मान यहाँ कितना आएगा, 3 ही आएगा। अगर ए बराबर 2 ले तो ई का मान 2 आएगा, अगर ई बराबर 1 ले तो ई का मान 1 आएगा। अब देखो सभी अवयव के लिए अलग अलग ये आ रहा है, ऐसा नहीं है, मतलब पूरी संक्रिया के लिए एक ही तत्सम का अवयव होगा, ठीक है। तो यहाँ मतलब इस संक्रिया के लिए कोई भी तत्सम अवयव जो विद्यमान नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस संक्रिया के लिए कोई भी तत्सम अवयव जो विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है कि परमेय संख्या को समुच्चय दे रखा है क्यू, ठीक है। परिभाषित संक्रिया द्विआधारी संक्रिया ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय और कौन सी साचर्य है। मतलब क्रम विनिमय और साचर्य चेक करना है, ठीक है। तो क्रम विनिमय और साचर्य चेक करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी हो जाएंगे। मैं एक काम करता हूं, एक 5वां पार्ट है से वो देख लेते हैं। ए ऑपरेशन बी बराबर दे रखा है ए बी बटे 4 है क्या, ए की घात बी बटे 4 ये दे रखा है बस, ठीक है ना। एक के लिए कर लेते हैं। अब क्रम विनिमय के लिए चेक करना अपने को, क्रम विनिमय तो क्या करें, ए ऑपरेशन बी दे रखा अपने को कि ए की घात बी बटे 4 और बी ऑपरेशन ए निकाल लें, मतलब पहले की घात दूसरी है ना, तो पहला कौन है बी, बी की घात ए बटे 4। क्या ये दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब बी ऑपरेशन ए डज नॉट इक्वल टू बी ए ऑपरेशन बी। क्यों नहीं है, बराबर क्यों नहीं है, देखो यहाँ तो ए की घात बी है, यहाँ बी की घात ए है, एक जैसे नहीं है, ठीक है। ये तभी संभव है, दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों ए और बी आपस में बराबर हो। अच्छा, उदाहरण के लिए अगर आप कहना चाहो तो मैंने अभी बताया था आपको कि आप क्या लेंगे कि यदि ए बराबर तो ले लें 2 और बी बराबर ले लें 3, तो देखो 2 ऑपरेशन 3 अगर करोगे तो क्या आएगा, 2 की घात 3 बटे 4 मतलब 8 बटे 4 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और 3 ऑपरेशन 2 करोगे ना तो कितना है, 3 की घात 2 बटे 4 मतलब 9 बटे 4। क्या ये 2 के बराबर है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। जब संक्रिया समझ में नहीं आया ना कि बी क्रम विनिमय होगी कि नहीं होगी, देखो यहाँ ए बी अननोन है इसलिए समझ में नहीं आए, तो उस समय ए और बी के ए बराबर 2 बी बराबर 3 लेके चेक करो, लगभग सारे हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो हमारे पास दे रखा है इसको तो क्रम विनिमय नहीं है। अब देख चेक करते हैं साचर्य। साचर्य के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी 3 क्या लेंगे, एलिमेंट लेंगे क्यू से, ठीक है। ए ऑपरेशन बी और फिर ऑपरेशन सी, क्या आएगा, ए और बी में संक्रिया क्या है कि पहले की घात दूसरी बटे 4 और फिर इसकी संक्रिया करनी है सी से। क्या मतलब हुआ, पहले की घात दूसरी यानी ए की घात बी बटे 4 और पूरे घात सी और फिर बटे में 4, ठीक है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो यूं कह सकते हैं कि भाई ए की घात बी और फिर इसकी घात सी और बटे में 4 की घात सी और फिर बटे में 4 ये है, तो 4 इसको यूं लिख सकते हैं ए की घात 20 सी बटे 4 की घात सी प्लस 1 ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी निकालें तो क्या आएगा, ए ऑपरेशन और इससे क्या हो जाएगी बी की घात सी बटे 4 मतलब पहले की घात दूसरी बटे 4। अब क्या जाएगा, पहले की घात दूसरी यानी ए की घात है और कितना आएगा बी की घात सी बटे 4 और फिर बटे में 4। अब इसको तो और सोल्व कर नहीं सकते, क्या दोनों बराबर हैं, तो बराबर नहीं है ना। इसका मतलब क्रम संक्रिया वो सहचारी नहीं है। उदाहरण से अगर आप देखना चाहो कि यदि ए बराबर तो ले लो 2 बी बराबर ले लो 3 और सी बराबर ले लो 4 चेक कर लेना, तो भी ये सहचारी नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 9 है ना 10 है ना, उसमें कह रहा है कि दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है तो वह बताइए, क्योंकि संक्रिया दे रखी है सारी और इनमें कोई तत्समक है तो बताना आपको, ठीक है। तो मैं इसी संक्रिया के लिए चेक करता हूँ कि तत्समक होगा क्या। देखो लेट ई हमने कोई एलिमेंट ले लिया किससे, क्यू से, एक ही होगा ये तो ई जो तत्समक अवयव पूरे सेट में एक ही होगा, ठीक है। अब देखो ए ऑपरेशन ई करो चाहे ई ऑपरेशन ए करो, दोनों ही स्थिति में ए आएगा, ठीक है। देखो क्या रहा है, ए ऑपरेशन ई मतलब क्या हुआ, ए की घात ई और फिर बटे में 4 बराबर ए आ गया। अब हमें ई का मान निकालना है। देखो अगर हम दोनों तरफ ए का भाग दें या यूं कह दो कि ए को इस साइड ले आओ, ठीक है, या यूं कह दो ए की घात ई और फिर बटे में ए और बराबर 4 मतलब 4 को इस साइड लेकर ए को इस साइड ले आए, ठीक है। अच्छा, ए की घात ई माइनस 1 और बराबर 4 ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से ई का मान कैसे याद करेंगे, ए का मान कैसे याद कर सकते हैं,
अब देखो ये अगर ए का मान है ना, ए का मान अगर 2 है तो भी हमें मिल जाएगा, ए का मान अगर 2 है तो भी हमें कोई मान मिल जाएगा, ए का मान अगर 1 है तो भी हमें कोई मान मिल जाएगा, अगर ए का मान 4 है तो भी कोई मान मिल जाएगा। ठीक है ना, घातांकी नियम से हम निकाल लेंगे। लेकिन ए के प्रत्येक मान के लिए तो नहीं मिलेगा। और तत्समक अवयव जो है वो क्या होता है कि किसी भी समुच्चय के अंदर तत्समक अवयव है तो वो प्रत्येक अवयव के साथ संक्रिया करेगा। अब यहां देखो ए का मान अगर 1 है तो भी हमें ई का मान मिल जाएगा। ठीक है, अगर ए का मान 2 है तो भी मिल जाएगा ई का मान, हालांकि मिलेगा अलग है। ए का मान 4 है तो भी मिल जाएगा। जैसे मान लो देखो ए बराबर अगर मैं 2 लूं तो देखना, यदि ए बराबर 2 लें तो देखो क्या आएगा, 2 की घात ई माइनस 1 बराबर 4 को हम क्या लिख देंगे, 2 की घात 2। आधार समान है तो घातें भी समान होंगे, मतलब ई माइनस 1 बराबर ई माइनस 1 बराबर 2, तो यहां से ई का मान आ गया 3 आ गया। और यदि ए बराबर मैं ले लू 4 तो देखना 4 की घात ई माइनस 1 और बराबर 4 की घात 1, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, यानी ई माइनस 1 ई माइनस 1 बराबर 1 और यहां से ई बराबर कितना गया 2। देखो देखो यहाँ तो 3 आ रहा था, ई का मान यहाँ रहा 2, यानी अगर ए 2 लेते हैं तो ई 3 आता है, ए 4 लेते हैं तो ई 2 आता है। ऐसा नहीं है, एक समुच्चय के अंदर तत्समक किसी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव एक ही होगा, तो यहाँ ए का मान 3 आ रहा है, यहाँ ए का मान 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस संक्रिया के लिए कोई भी तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, नहीं उदाहरण दे देना नीचे, इतना करने के बाद उदाहरण देखिए नीचे लिख देंगे कि भाई ई का मान जो है ना यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से ए का मान अगर इसी मतलब 2 4 8 अगर इस रूप में करोगे ना तो आपको ई का मान मिल जाएगा, लेकिन वो अलग मिलेगा हर बार। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि किसी भी इस संक्रिया के लिए कोई भी तत्समक अवयव है वो विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा था शुरू में कि तत्समक अवयव संक्रिया के लिए जरूरी नहीं है कि हर संक्रिया के लिए दिए गए समुच्चय के अंदर तत्समक अवयव मिले, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी तत्समक अवयव जो है विद्यमान नहीं होगा। मतलब ये कैसे दो, अर्थात E बिलोंग्स टू Q के लिए या प्रत्येक A बिलोंग्स टू Q के लिए कोई E बिलोंग्स टू Q विद्यमान नहीं है, जिसके लिए ए ऑपरेशन ई बराबर ए आई। ठीक है ना, कि प्रत्येक के लिए ऐसा कोई भी ए ऑपरेशन ई और ई ऑपरेशन ए बराबर ए आई, ऐसा कोई भी अवयव जो है ना वो विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो ये अपना दर क्वेश्चन, चलो एक और कर लेते हैं फिर एक्सरसाइज खत्म ही हो जाएगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो मैंने इसमें कई पार्ट है वो छोड़ दिए हैं, तो तरीका सभी, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया मैंने, सभी का तरीका एक जैसा ही अभी है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा हुआ भी है, और क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछने की संभावना यहाँ पर ही है दोनों में, तत्सम अवयव और प्रतिलोम अवयव। ये पूछेगा परीक्षा में कि कोई संक्रिया दी होगी और कहेगा इसका तत्सम अवयव बताओ, इसका और इसमें किसी भी जो मतलब कौन सा अवयव जो अविव्यक्तकर्मणीय है उसका प्रतिलोम बताओ। कोई भी उस सेट में से कोई एलिमेंट उठाएगा, जैसे 2 4 5 कोई भी एलिमेंट उठाएगा, कहेगा इसका प्रतिलोम बताओ क्या होगा। ठीक है, तो ये तरीका मैंने बता दिया। और देखो क्वेश्चन नंबर 11 का जो वो क्या है कि मान लीजिए कि ए तो कोई सेट है, वो क्या है n क्रॉस n, ये दे रखा है तथा ए में एक संक्रिया, देखो इसमें अवयव कैसे है, ए में अवयव है कर्मित युग्म के रूप में, और ए में ए ऑपरेशन बी, सॉरी ए और बी ऑपरेशन सी और डी। ठीक है, कर्मित युग्म के रूप में है अवयव, और क्या रहा है ए प्लस सी और बी प्लस डी, मतलब 2 अवयव हैं। ठीक है, कर्मित युग्म के रूप में है, इनकी संक्रिया करवाते हैं, तो वो संक्रिया करवाने के बाद में हमें एक नया अवयव जो वो इस रूप में मिलता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, चेक करो कि क्या ये क्रम विनिमय है, सहचारी है, तत्समक है, ज्ञात करो, इनके तत्समक ज्ञात करो। देखो सबसे पहले हम इसको करेंगे क्रम विनिमय चेक, क्रम विनिमय। ठीक है, ए बी ऑपरेशन सी डी निकाल रखा, तो वो कितना रहा है कि मतलब पहले और तीसरे को ऐड करो,
ए प्लस सी और दूसरे और चौथे को ऐड करो, ये तो दे रखा है संख्या, ये तो परिभाषित है। और अब देखो सी डी मतलब अब ये चेंज कर दो ए बी, तो क्या आएगा पहले और तीसरे को ऐड करो सी प्लस ए और डी प्लस बी। अपने को पता है कि योग संक्रिया तत्समक होती है, मतलब जोड़ के अंदर तत्समक का नियम लागू होता है, मतलब 2+3 चाहे 3+2 करो, बात ही की है। तो ये आ जाएगा ए प्लस सी और इसको हम क्या लिख देंगे बी प्लस डी। क्या देखो ये चीज बराबर है क्या, मतलब ये हुआ कि ये ए बी ऑपरेशन सी डी, मतलब ये क्या हो गया क्रमविनिमय में हो गया, संक्रिया क्या है क्रमविनिमय है। ठीक है, अब चेक करनी है अपने को सहचारी, क्या सहचारी है क्या, तो सहचारी के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, क्रमविनिमय होगी। अब देखो मैं सहचारी चेक कर रहा हूं इसको, दूसरा अपना पार्ट इसमें साहचर्य, साहचर्य चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए बी सी डी और ई एफ, हमने तीसरा एलिमेंट और मान लिया, ये भी किस में है ए में है। ठीक है, हाँ ए बी और ऑपरेशन सी डी और फिर इसका ऑपरेशन करवाना किसके साथ में ई एफ के साथ में, क्या आएगा देखो इन संक्रिया में, इन दोनों की संक्रिया क्या आएगी, संक्रिया ये है कि पहले और तीसरे को ऐड करूं, तो पहले और तीसरे को ए प्लस सी और बी प्लस डी आ गया, और फिर इसके ऑपरेशन करवाना अपने को ई और एफ से। अब देखो क्या आएगा कि पहले और तीसरे को ऐड करो ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ आ गया। अच्छा अब करते हैं अपन ए बी ऑपरेशन सी डी और इसका ऑपरेशन करवाते हैं ई एफ से, ऑपरेशन ई एफ। देखो कुछ नहीं एकदम सिंपल से है, देखो क्या आएगा पहले और तीसरे को ऐड करो, संक्रिया यही तो है कि पहले और तीसरे को ऐड करूं, तो सी प्लस सी और बी प्लस डी, तो डी प्लस एफ। अच्छा अब इनमें संक्रिया करो, तो ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, ये तो बराबर ही आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये संक्रिया क्या है सहचारी है। ठीक है, यानी संक्रिया सहचारी है। अब बात आती है अपनी तत्सम अवयव की, तत्सम अवयव के लिए क्या करेंगे, हमने मान लिया कि भाई इस संक्रिया के लिए कोई अवयव है पी क्यू जो इसका तत्सम अवयव है। ठीक है, तत्सम अवयव तीसरा चेक कर रहे हैं, तत्सम अवयव, तत्सम अवयव हमने मान लिया कि इस संख्या का कोई तत्सम अवयव पी और क्यू है, पी क्यू हमने कोई अवयव ले लिया जो कि किसमें है ए में है। ठीक है ना, इस संक्रिया के लिए तत्सम अवयव है, ये मान लिया अपन ने। देखो ए बी इसकी संक्रिया करवाए पी क्यू से, ठीक है, चाहे पी क्यू की संक्रिया करवाओ ए बी से। ठीक है, अपने पास आना क्या चाहिए ए बी ही आना चाहिए। तत्सम अवयव क्या मतलब था कि कोई भी अवयव तत्सम से संक्रिया करके वापस खुद ही आता है। ठीक है, मतलब ए बी से अवयव संक्रिया करेगा वापस ही आएगा, ए बी ये अवयव इससे संक्रिया करेगा वापस ही आएगा, तभी तो तत्सम अवयव होगा ही। अच्छा अब चलो देखो क्या करते हैं, इसमें संक्रिया क्या दे रखी है, इन दो को लेके चलेंगे ना, तो क्या है ए प्लस बी, यानी पहले और तीसरे को जोड़ूं और दूसरे और तीसरे को जोड़ूं और बराबर क्या है ए और बी। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई ये भी एक कर्मित गुण है, ये भी कर्मित गुण बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस पी बराबर क्या हो गया 0। तो यहां से p का मान कितना आएगा, p बराबर आएगा, सॉरी a है, a प्लस पी बराबर a, तो यहां से p का मान आ गया 0, तथा b प्लस क्यू बराबर है b, तो यहां से q का मान कितना आएगा, वो भी 0 आएगा। इसका मतलब कि पी क्यू जो है ना वो हमने माना था, अर्थात पी क्यू जो वो क्या गया 0 0 आ गया, यानी अगर पी क्यू का मान 0 0 है ना तब तो ये बात सही है, लेकिन पी क्यू 0 0 क्या ए में विद्यमान है, ये ए में नहीं है, क्यों, क्योंकि ए तो क्या है एन क्रॉस एन का है,
तो n क्रॉस n का अवयव उसमें तो n भी तो जीरो होते नहीं है, तो जीरो कहां से आएगा? ठीक है भाई, n तो एक से शुरू होता ना, नेचुरल नंबर है तो इसमें जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो आ रहा है तो जीरो जीरो आ रहा है, यानी कर्मित युग्म। तो इसमें तो क्या है, कर्मित युग्म एक 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 दो एक तीन दो दो चार चार इस प्रकार के आएंगे, तो जीरो जीरो तो आएंगे नहीं। ठीक है, इसका मतलब इस संक्रिया के लिए कोई भी तत्सम का अवयव विद्यमान